करके बना है। एक होता है क्लाइमेट, क्लाइमेट, और दूसरा है लोजी, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट का मतलब क्या कि बेल्स ऑफ लेटीट्यूड, बेल्स ऑफ लेटीट्यूड, बेल्स ऑफ लेटीट्यूड, बेल्स ऑफ लेटीट्यूड, बेल्स ऑफ लेटीट्यूड यानी अक्षांशों का समूह, अक्षांशों का समूह। अब ऐसे लोगों को कैसे समझ में आएगा क्लाइमेटोलॉजी, जिनको यही पता नहीं चल रहा हो कि अक्षांश क्या है, इसकी क्या भूमिका और क्या महत्व है। लोजी यानी स्टडी है, ये अध्ययन है, लोजी स्टडी है। बोर्ड पर है ये, स्टडी अध्ययन है। सुनो, इसको कैसे अब आप डिफाइन कर पाओगे कि सर क्लाइमेटोलॉजी अध्ययन है अक्षांशों पर उनके तापमान, वायु की स्थिति, गति और दिशा का, अक्षांशों के समूह का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्लाइमेटोलॉजी है। अक्षांशों के समूह का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्लाइमेटोलॉजी है। लिखते रहना है मेरे भाई, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अक्षांशों के बेल्स ऑफ लेटीट्यूड, हाँ समूह, जी हाँ, ये अक्षांशों का समूह है, उसके नीचे हिंदी में लिख दिया है, अक्षांशों का समूह है। क्लाइमेट लोजी यानी अध्ययन होता है, हमने डिफिनेशन करा दिया इसको कि अक्षांशों के समूह का, बेल्स ऑफ लेटीट्यूड का साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन जलवायु विज्ञान कहलाता है। क्लाइमेटोलॉजी साइंस कहलाता है, जलवायु विज्ञान कहा जाता है, जलवायु विज्ञान है। इस जलवायु विज्ञान के जो जनक है, फादर है, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी हम्बोल्ट है। फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी हम्बोल्ट है, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी हम्बोल्ट है, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी हम्बोल्ट है। ठीक है, देखो एक शब्द और क्लाइमेट के साथ जुड़ेगा, मौसम, एक शब्द और जुड़ेगा, मौसम। बहुत साफ सुथरा लिख रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले लोगों का शिकायत रहता है कि जो है नहीं पढ़ पाते हैं, तो थोड़ा पढ़िए, मेरी बातों को सुनिए और क्लियरिटी आ जाएगी। दो चीजों को देख लेना, समझ लेना कि ये क्लाइमेट, जलवायु और मौसम क्या दोनों एक बात है या दोनों दो बातें हैं। तो सीधी सी बात है सर कि जलवायु और मौसम दोनों एक बात नहीं, बल्कि दोनों दो बातें हैं, दोनों एक बात नहीं है। जलवायु क्या है, तो ये दीर्घकालिक घटनाक्रम है जो 35 वर्षों के मौसम का औसत होता है, 35 वर्षों के मौसम का एक औसत होता है, और यह हजारों साल के बाद परिवर्तित होता है कभी। जैसे उदाहरण में भी पलोगे कि सर हिम एज था, एक जलवायु थी हमारे यहाँ, हिम एज वाली थी, उसके बाद परिवर्तित होकर के वर्तमान जलवायु का स्वरूप लिया। ये वैश्विक तापन प्रकार का जलवायु चल रहा है अभी। दूसरा मौसम है, ये अल्पकालिक घटना है जो दिन प्रतिदिन मौसम दर मौसम बदलते रहते हैं। ये दीर्घकालिक है और ये अल्पकालिक है। जलवायु दीर्घकालिक है
और मौसम अल्पकालिक है। ठीक है, ये दीर्घकालिक घटना है। जी हाँ, क्लाइमेटोलॉजी दीर्घकालिक के प्रक्रम है, प्रोसेस है, जो 35 वर्ष के 35 वर्ष के मौसम का औसत होता है। 35 वर्ष के मौसम का औसत होता है, औसत होता है जलवायु। ये अल्पकालिक घटनाक्रम है, प्रक्रम है, अल्पकालिक है, जो दिन प्रतिदिन, जो दिन प्रतिदिन, कौमा, घंटा दर घंटा परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। दिन प्रतिदिन, घंटा दर घंटा परिवर्तित होता है। ठीक है, इसलिए देखा ना, जिसने भी गाना गाया, फिल्म बनाया, किसी ने नहीं कहा जलवायु की तरह बदल जाओगे, कहा कभी? क्योंकि वो तो बदलता ही नहीं है। कैसे बदलेंगे? हाँ, मौसम की तरह बदल नहीं जाओगे, क्योंकि इसका कोई कोई निश्चित स्थिति नहीं है कि यह घंटा दर घंटा, दिन प्रतिदिन यह परिवर्तित होते रहता है। अच्छा, हजारों हजार साल में परिवर्तित होता है। ये कोई डाटा नहीं है उसका, हजारों हजार हमने बोला है। ठीक है। हम्म। हाँ, जलवायु। अब इसी से मिलता जुलता एक शब्द और आएगा, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल कहते किसको है? सुनो, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से जो बंधा हुआ हमारे चारों ओर वायु का क्षेत्र है, आवरण है, आबद्ध है, वही वायुमंडल कहलाता है। उसमें एक चीज और आएगा कि पवन, और दूसरा आएगा वायु राशि। तो पवन अलग होता है, पवन एकदम अलग होता है। पवन किसको बोलते हैं? अब वायु राशि किसको बोलते हैं? सुनो, पवन क्या है? कि सर, पवन वायु का क्षैतिज प्रवाह है, पैरेलल प्रवाह है, समानांतरीय प्रवाह है, ये पवन है। जी हाँ, जबकि वायु का ऊर्ध्व प्रवाह, ऊपर की ओर प्रवाह, ये वायु राशियां कही जाती हैं। ऊर्ध्व जो प्रवाह है वो वायु राशियां कही जाती हैं। दूसरा जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, ये भी हम ही लोगों को सीखना है कि इसका ओरिजिन हुआ कैसे, इसका निर्माण हुआ कैसे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये फॉर्म्ड कैसे हुआ है, ये फॉर्म्ड कैसे हुआ है मेरे भाई। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, ये फॉर्म कैसे हुआ, बता सकते हो? नहीं, कैसे काम चलेगा? तो वो तो वायु की दिशा और गति तय करेगा ना। जहां पीजीएफ काम करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स काम करेगा। इस दुनिया में वायु आया कैसे? वायु के आने के कंसेप्ट क्या है? क्या ब्रह्मा ने फूंक दिया? वही वायु आज दुनिया में फैला है।
महामानव ब्रह्मा के सामने नतमस्तक हैं कि ब्रह्मा आपने वायु दिया, हम ग्रहण कर रहे हैं। इस सिद्धांत में कोई जटिलता है नहीं, इसी को मान लिया जाए। हाँ देखो, ये जटिलता रहित सिद्धांत है। प्रकृति का नियम है सर कि जो चीजें आपको समझ में नहीं आए उसको भगवान पर टाल दो। आपने मेहनत नहीं किया, आप मक्कार आदमी निकले, और मक्कार के साथ साथ आप स्वयं के धोखेबाज निकले, आपका रिजल्ट नहीं हुआ, तो इसको अपने पर मत लो, सीधे भगवान पर टाल दो कि भगवान आपने किस्मत में नहीं लिखा था इसलिए हुआ ही नहीं, अपनी मक्कारी का बचा लेना। ये सिद्धांत ही तो है ये, कि ब्रह्मा ने फूंक दिया और वायु आ गई, नहीं है क्या है? हाँ देखिए, पेपर लीक हो जाता है तो हमको क्या करे। जिस समय तुम चेक और जैक की कहानियां सुना करके लोगों को मूर्ख बना रहे होते हो, उसी समय आपके मोहल्ले में एक लड़का जो गरीब परिवारों से निकला है, भर डब्बा लड्डू लेकर के और लोगों के मुख में खिला रहा होता है कि हमने मेहनत से इस नौकरी को हासिल किया है। उस पल को भी याद करिए। ये चेक और जैक तो आते जाते रहेंगे, ये चेक जैक की कहानियां चलती रहेगी। अब माना कि कहीं 2-4-5% अगर ऐसी घटनाएं घट भी जाती हो, तो भी तो एक बहुत बड़ा मेरिटोरियस का एरिया है जहां पर कि लोग डंका बजा रहे हैं, बजा रहे हैं कि नहीं। लेकिन आपने अपने मेहनत को ही नहीं देखा कि जब आपको पढ़ना चाहिए था तब आप रो रहे थे रोड पर, है कि नहीं है? अरे आप नहीं रो रहे थे, हम जी देखिए, ये पर्सनल व्यक्तिगत नहीं होना है ना, व्यक्तिगत नहीं होना है। आप नहीं रो रहे थे, आपके प्रजाति के लोग रो रहे थे। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो जैसे मेरा सेशन खत्म हो आप आइएगा, हम हर दिन 2-4 ऐसे रोने वाले को आपको मिलवा देंगे, यहाँ से डेरा जात जात। समस्या क्या है भाई कि डेरा में तो डबल ट्रिपल है, अब वहां पर तो नौटंकी कर नहीं पाएगा, तो नौटंकी करेगा कहाँ? तो रोड पर निकल जाता है मोबाइल लेके 12 बजे रात में। अब 12 बजे रात में कोई मिलता नहीं है, पता चला कौन होटल के सीढ़ी पर बैठल है और वहीं पर एकदम नौटंकी ड्रामा शुरू कैले है। तो उस चीजों में आप फंसे थे, नौकरी कैसे मिलेगी? और आप जाकर के चेक और जैक की कहानियों को फंसा दिए, ये अच्छी बातें नहीं है, इससे बाहर निकलना है। वो चेक जैक की कहानियां नहीं होनी हो। मैं हर बार एक ही चीज कोशिश करता हूं मेरे भाई, कि अपना सब कुछ लगा देना, मतलब आपके अंदर जितनी क्षमता होना, सुनो, अपना एक एक पल झोंक देना, ताकि जीवन में कभी भी मलाल नहीं हो कि मेरा नहीं हुआ तो हमें दुख है। अगर सब कुछ झोंक के नहीं भी होता है तो भी जीवन जीने का एक सहारा मिल जाता है। इंसान इस कदर जीवन जीता है कि चलो हमने तो अपने तरफ से 100% कोशिश किया, अगर नहीं किए तो आज का जो गलती है वो जीवन भर मलाल देता है, आपके अंतरात्मा को कचोटता है कि हम काश मोबाइल नहीं चलाए होते, काश हम नहीं घूमे होते, दोस्तों से ठिठोलियां नहीं किए होते, ज्यादा जो है घूम फिर के चिप्स आ कुरकुरे में नहीं पड़े रहते तब जो है आज हम टॉपर होते, है कि नहीं है? तो ऐसी कहानियां नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत कोई नहीं होगा। तो अब कुछ लोग व्यक्तिगत हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे उस पर? अरे तुम लोग अब बच्चा नहीं है, बच्चा है क्या तुम लोग मेरे भाई? ए इसमें कोई बच्चा बैठा है? एकदम नहीं, आप बच्चे नहीं है। हाँ? अरे मेरे सामने बच्चे नहीं है, मेरे काम के सामने आप बच्चे हैं, मेरे इस पोस्ट और प्रतिष्ठा के सामने बच्चे हैं, ऐसे नहीं कहिए। तो मैं इस स्थिति में हूं कि आपको मोटिवेट कर रहा हूं, अगर मानता हूं कि आप मेरे हो तब तो, नहीं तो क्यों बात करते, है कि नहीं है? और रही बात कि कभी भी जीवन में अपने को या किसी को भी अंतिम लाइन बोल के खत्म करेंगे, ज्योग्राफी ही पढ़ाएंगे आपको। सब जगह से मैनेजमेंट से भी दबाव है कि सर बहुत पढ़ा देते हैं, आराम से पढ़ाइए, जल्दी जल्दी खींच दीजिए। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, अब पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरी रोटियां आप लोगों से चलती है, ऐसा थोड़े कि केवल मिशन 50 से चलता है। आप संतुष्ट हो कहीं भी रोटी कमाएंगे। माना कि 2-4 लोगों को मेरी क्लासेज बहुत बड़ी लगती होगी, तो मैं उनसे नहीं घबराता हूं, चिंता नहीं करते हैं, हम अच्छा पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे अच्छा समझा दे। सुनो एक लाइन, क्या आपसे बातें हो रही थी हमारी, अब वही भूल गए। हाँ हाँ, विद्यार्थियों से कुछ बता रहे थे ना, क्या आखिरी बात बता रहे थे? बट ये कहाँ हो गया बात है? मेरा किसी भी कोचिंग से कोई नाता रिश्ता नहीं है। अगर कोई मेरा फोटो लगाया,
कल ही कॉपीराइट हुआ है उस पर, कल ही शाम में हमको भी पता चला तो उस पर हम लोगों ने कॉपीराइट कर दिया। अब मेरा नाता रिश्ता इसी कोचिंग से है, मैं इसी कोचिंग का व्यक्ति हूँ, परमानेंट फैकल्टी हूँ, परमानेंट फैकल्टी है यहाँ के, और यहाँ के सारे चीजों पर काम करते रहते हैं। तो अगर कोई कुछ करे कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपना करने दिया जाए, छोड़िए। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपके साथ हूं ना, मेरे फोटो लगाने से अगर किसी का कोचिंग चल जाए तो मैं तो 100 जगह फोटो लगवा लूंगा, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं पटना में आया हूं 25 दिसंबर को, सुनो 25 दिसंबर को मैं पटना में आया हूं, 25 दिसंबर को, जी हाँ। अभी जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीना पूरा, मान लो अप्रैल, 4 महीने का मेरा कैरियर है पटना में। और 4 महीने में ही हर व्यक्ति चाहता है कि ये मेरे खेमा में आ जाए, तो कुछ बातें तो होगी ना। तो अभी 1 आध साल तो रुकना पड़ेगा ना और लोगों को, क्योंकि मात्र 4 महीने से मैं पटना में काम कर रहा हूं, इससे पहले मैं पटना में नहीं था। हाँ, तो ये पटना का एक्सपीरियंस थोड़े है। मैं सच में, ये मेरा 13वां साल है, वो झूठा नहीं है, मेरा 13वां साल है टीचिंग का, लेकिन पटना में 4 महीना हुआ। और मिशन 50 IAS से हमने शुरुआत किया है, और मेरे जीवन में जब तक पटना में है कमिटमेंट है कि संस्था से ही जुड़े रहेंगे। इसलिए यहाँ वाले को क्या, अब देखो यूट्यूब पे राह मेरे से चल रहा है, मतलब है कि नहीं सब कुछ। सर ने कहा कि भाई आप जैसे चलाओ वैसे चलेगा। मैं यूट्यूब पर क्या पढ़ाता हूँ वो सर या मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करता है, वो मैं डिसाइड करता हूँ। हमको सब्जेक्टिव सारा सब्जेक्ट पढ़ा लेना हो, मैनेजमेंट 1 मिनट भी हमको नहीं रोकेगा कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इतनी स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी काम करने के लिए, और सब कुछ ठीक है। तो यहाँ बहुत खुश है, छोड़िए हटाइए। इसलिए आप लोग कहीं उसमें ना फंसे, बहुत है ऐसे लोग। अभी तो आपको एक मिला है, हम लोगों को 4 पता चला है कि 4 जगह ये हालातें हैं। हमने कहा कि अच्छी बात। कहाँ भिगना पहाड़ी हमको देखे थे? अरे पूरा क्लासरूम में फोटो खींच दिया है। अब मैनेजमेंट मैनेजमेंट ग्रुप में नहीं भेजा है तो ग्रुप में भी भेज देता, ऐसी बात नहीं करते है। अच्छा आप लोग एक्सेस नहीं है, अच्छी बात है, छोड़िए हटाइए, आगे पढ़िए, छोड़िए काम की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। आइए मुद्दे पर आते हैं मेरे दोस्त, छोड़ो इससे निकल के आते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं। मेहनत करना, और मैंने तो जीवन में एक ही चीज सीखा है कि मेहनत कश लोगों को भगवान ने 2 हाथ और 1 मुंह दिया है। ओ बहुत सारे कोचिंग है मेरे पास मेरे भाई, अब क्यों मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारे कोचिंग हैं। अब उसमें कौन क्या प्रचार कर रहा है उसको हटा दीजिए, इससे निकलिए, ठीक है। हाँ चलो, आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, और आपके सफलताओं तक आपके साथ रहेंगे। आओ बात कर रहे थे भाई वायु पर, कि वायु का फॉर्मेशन हुआ कैसे। वायु का फॉर्मेशन, पहले वायु बनाएगी, हवा आएगा, तब ना उसका आवरण बनेगा। तो ये वायु कैसे फॉर्म हुआ, वायु कैसे फॉर्म हुआ, वोल्केनिक थियरी, वोल्केनिक थियरी याद रखना, सब बातों को थोड़ा गहरा पढ़ा रहा हूं आज। ये वोल्केनिक थियरी जो सर्वमान्य थियरी है वायु के निर्माण का, कि सर वायु जो वायुमंडल में दिख रहा है ना, ये वायुमंडल का वायु पृथ्वी के अंदर से आया है, ये ऊपर का वायु नहीं है, और डिगैसिंग प्रोसेस का परिणाम है, या प्रतिफल है, परिणाम है किसके, डीगैसिंग पद्धति का। किसका परिणाम है, डीगैसिंग पद्धति का परिणाम है। दिक्कत है, किसका परिणाम है, डीगैसिंग पद्धति का परिणाम है।
अब कुछ लोगों के मन में भावनाएं आ रही होगी कि सर डीगैसिंग पद्धति क्या है, आओ पूरा एक प्रोसेस समझा देते हैं कि आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष 4.5 अरब वर्ष पूर्व 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी गैसीय स्टेज में थी। पृथ्वी को जो अवस्था था वह अवस्था गैसीय अवस्था था। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी किस अवस्था में थी? गैसीय मोड में थी। समय के साथ यह परिवर्तित होता गया और यह गैसीय दशा में शीतलन की प्रक्रिया स्थिति उत्पन्न हुई और शीतलन के बाद ये प्लाज्मा बना और प्लाज्मा के बाद ठोस रूप लिया है। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय पृथ्वी के जो टेम्परेचर थे 6000 डिग्री सेल्सियस रहा था। आज भी पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर क्या है? 6000 डिग्री सेल्सियस रहा है। 4.5 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी गैसीय फॉर्म में थी। ये स्वरूप कैसा था पृथ्वी का? तो गैसीय रहा था। पृथ्वी का ये स्वरूप गैसीय रहा था। 4 अरब वर्ष पहले, इसी तरह डायग्राम बना करके लिख लो, 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी प्लाज्मा मोड में थी। पृथ्वी प्लाज्मा मोड में हो गई और 3.5 अरब वर्ष पहले इसने ठोस रूप 3.5 अरब बिलियन, अरब को क्या बोलते हैं? बिलियन अरब वर्ष पूर्व यह ठोस रूप में आ गई तथा भूपर्पटी का निर्माण हुआ। यहीं पर भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। क्रस्ट 3.5 बिलियन ईयर एगो फॉर्म्ड क्रस्ट फॉर्म क्रस्ट। थोड़ा सा एक डायग्राम बनाएंगे। पदार्थों की चौथी अवस्था पढ़े हो क्या? 4 अरब वर्ष पहले ये गैस से प्लाज्मा के रूप में परिवर्तित हुआ था। थोड़ा सा ये सब जो है शीतलन की प्रक्रिया से हो रहा था। ये प्रक्रिया का परिणाम था किसके? शीतलन का। कोल्ड होना, ठंडा होना, कोल्ड होना, प्रोसेस ऑफ कोल्ड कूलिंग, निश्चित रूप से प्रोसेस ऑफ कूलिंग, शीतलन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कूलिंग लिख लो, शीतलन की प्रक्रिया का परिणाम था प्रोसेस ऑफ कूलिंग। हाँ बता रहा हूं मैं। अभी तो इसको केवल आपको एक स्ट्रक्चर बताए ना, पूरा वायु निकाल के वर्षा करवा देंगे तब छोड़ेंगे, चिंता मत करिए, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे। हाँ बिग बैंग बहुत पहले छूट गया, काहे चिंता कर रहे हो आप? बिग बैंग पहले छूट गया है। बिग बैंग मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, बस पृथ्वी का थोड़ी सी चीजें समझा रहा हूं। अब देखो कहा गया कि सर ये पृथ्वी जब सॉलिड होने की प्रोसेस में पहुंची, जब ये सॉलिड होना शुरू किया, ठोस होना शुरू किया, इसका प्रोसेस था सॉलिड होने के लिए। ये सॉलिड होना शुरू किया, धीमे धीमे क्या शुरू किया है? सॉलिड होना शुरू किया है। तो कोई भी चीज जब ठंडा होता है तो कहां से ठंडा होता है? अपने ऊपर से या नीचे से?
ऊपर से ठंडा होता है। गांव में वो घूर वगैरह या कोई भी चीज को देखो तो ऊपर से ठंडा होना शुरू होता है, नीचे में सबसे लास्ट में ठंडा होता है। यही कारण है कि जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट का तापमान 6000 डिग्री से कम होकर के वर्तमान समय में 15 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। क्रस्ट 15 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। दिक्कत है, क्रस्ट का टेम्परेचर कितना हो गया है, 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिक्कत है मेरे भाई, क्रस्ट 15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। जबकि ये कोर का टेम्परेचर, यहां कोर है ना, अभी भी 6000 डिग्री बचा हुआ है, अभी भी 6000 डिग्री सेल्सियस है, अभी भी 6000 डिग्री सेल्सियस है, अभी भी यहाँ कोर का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। नहीं पढ़ाए क्या इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ? अगर पढ़ाए हो तो ठीक है, नहीं पढ़ाए होंगे तो आगे पढ़ाएंगे। ये कोर 15 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, ठीक है। सुनो, अब इसमें एक बात बताओ कि वायु जलवाष्प तो होगा ही होगा, एटमॉस्फेयर में सॉलिड भी है, लिक्विड एटमॉस्फेयर भी है, और गैसीय तो है ही। तो जैसे ही कोई चीज ऊपर से ठंडा होकर के नीचे की ओर आएगी, उसमें से वाष्प का उत्सर्जन होगा, इरप्शन होगा, या जो है जैसे ही वाष्प का इरोजन होगा, ये बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। सीधी कहानी है सर। तो आज से लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पहले, कब, 3.8 बिलियन वर्ष पहले ज्वालामुखीय विस्फोट या डीगैसिंग की प्रोसेस शुरू हुआ, जब पूरे पृथ्वी पर लगे अपने आप सूखा ज्वालामुखी का विस्फोट होने लगा। वो साउथ का मूवी देखना, नायक भाग रहा होता है, आप पीछे से विलेन उसको खेदते रहते हैं, और जहां पैर रखता है वहीं से ज्वालामुखी भड़क जाता है। कुछ इस तरीका की भावनाएं, हाँ, हमारी अधूरी कहानी, जहां पैर रखता है वहीं पर विस्फोट हो जाता है, नहीं हो जाता है, हाँ, इस तरीका की स्थिति बन रही थी। तो 3.8 बिलियन वर्ष पहले, 3.8 बिलियन ईयर्स एगो, 3.8 बिलियन ईयर एगो, दिक्कत है, पहली बार एयर फॉर्म हुआ, वायु बाहर निकला, प्रोसेस डीगैसिंग का था। किस डीगैसिंग प्रोसेस से, डीगैसिंग पद्धति से। अब ये वायु निकलना शुरू हुआ, तो वायु जैसे ही हल्का होगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर इसका प्रवाह बनेगा, हल्का होगा तो ऊपर की ओर पहुंचता जाएगा। एक समय ऐसा आया कि इसने संघनन लाइन को पार कर लिया। संघनन लाइन को पार कर लिया, वह लाइन जहां के बाद जलवाष्प पुनः एक बार फॉर्म होकर के क्लाउड फॉर्म करते हैं, बादलों का निर्माण करते हैं, और पहली बार पूरे विश्व में क्लाउड फॉर्म हुआ। फिर इस क्लाउड के बाद वर्षा होनी शुरू हुई, और संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग लाखों वर्षों तक लगातार वर्षा हुआ, लाखों वर्षों तक वर्षा होता रहा, एक दो नहीं, लाखों वर्षों तक पहली वर्षा हुई थी। अब जितने भी क्रेटर थे, वह ज्वालामुखी वाला गड्ढा था जिससे वायु निकला था, उस सब गड्ढा में जल भर गया। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? दिक्कत है। यहां से एक क्रस्ट से यहां डीगैसिंग हुआ है, यहां
डीगैसिंग हुआ है, यहां डीगैसिंग हुआ है, और डीगैसिंग के बाद यहां क्रेटर बने हुए हैं, क्रेटर बने हुए हैं। मुंह जिससे हवा निकला था, अब पनिया ये मुहवा में भर गया। जब जल इसमें भरा तो फिर धीरे 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 धीमे धीमे इसका अपर्दन होने लगा, इरोजन होने लगा, और ये टूटने लगा, ये टूटने लगा, ये टूटने लगा। सब के सब टूट गए, ये सब के सब टूट गए। और टूटने का ही परिणाम है कि ये सब ज्वाइंट कर गए, और ज्वाइंट होने के साथ ही पृथ्वी पर ओशियन का निर्माण हो गया, महासागर बना। पहला महासागर पेंथालसा, ये सब ज्वाइंट करके महासागरों का निर्माण कर लिए। सब आज भी देखोगे कि जितने ओशियन हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, कोई अलग है नहीं है। महासागरों का यहीं से निर्माण हो चुका था मेरे भाई। अगली प्रोसेस, वायु हमने निकाल दिया, बरसात भी करा दी। एक चीज आता है कि जीव कैसे आ गए, जीवों का फॉर्म कैसे हुआ, लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन क्या है। ये केमिकल रिएक्शन से हुआ है, फोटोसिंथेसिस का परिणाम है, यौगिक क्रिया का परिणाम है, या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछेगा। फोटोसिंथेसिस, पहले फोटोसिंथेसिस किसमें होता है जी? माने पहले फॉर्म होगा, पहले पादप का, तब तो फोटोसिंथेसिस होगा ना। ये तो गांव की कहानी है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। गांव में लड़का खराब पूछता है जी, कितना बार तुम लोग थप्पड़ मार दिया होगा कि सब कोनो क्वेश्चन है, लेकिन हम समझते हैं कि वह सबसे जायज क्वेश्चन है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। हाँ, और बताओ तुम क्या पूछता है? हाँ हवा बहती है कि बहता है, तो समझाओ उसको। आप भी जाइएगा स्कूल में, इसका सामना आपको करना पड़ेगा। पूछेगा कि मास्टर साहब पहले मुर्गी आई कि अंडा, अब मास्टर साहब पीटना शुरू कर देता है। लोग ऐसे मत करिए, कोशिश करिए। अच्छा, हिंदी में लिखे, हिंदी में ही लिख रहे हैं, चिंता नहीं करिए, हिंदी में ही लिख रहे हैं। इसमें कोई अंग्रेजी तो लिखे नहीं है। ये गैसिंग का गैसिंग ही लिखते हैं, गैसिंग का गैसिंग ही लिखते हैं, डी गैसिंग। आओ आगे बढ़ा लो मेरे भाई। सुनो, पहली बार जो जीवन की उत्पत्ति हो रही है तो कहां हो रही है? जीवन की उत्पत्ति कहां हो रही है? तो जल में। पहली बार जीवन की उत्पत्ति जल में। और पहला जीवन की उत्पत्ति में पहला जीव बना था, शैवाल टाइप का जीव बना था। डायरेक्ट शैवाल नहीं था, शैवाल टाइप का जीव था, और इसी का नाम था मेरे भाई, शैवाल टाइप के इस जीव का नाम या इसका परिणाम था किस क्रिया से? रासायनिक क्रिया से। किस क्रिया का परिणाम था? रासायनिक क्रिया का परिणाम था, केमिकल रिएक्शन का परिणाम था, रासायनिक क्रिया का परिणाम था, जो महासागरों में हाइड्रोजन, महासागरों में हाइड्रोजन, गंधक, गंधक, कैल्शियम, कैल्शियम आदि आदि सब तत्वों के रिएक्शन के परिणाम था कि जीव उत्पत्ति हुई। इसी के रिएक्शन का परिणाम था कि जीवों का उत्पत्ति हुआ है। अब ये जीव कैसे बढ़े, मैं उधर आपका क्लास लेके नहीं जाऊंगा, नहीं तो पता चलेगा कि मेरा पूरा टाइम इसी में आज रह जाएगा कि जीव कैसे बढ़ते गए। ये शैवाल से हम इंसान बने हैं ना, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है? शैवाल की एग्जिस्टेंस है। हम आज इंसान है, मानव है, मैन है, तो इस मानव बनने का परिणाम किसमें नहीं थे? शैवाल में। बिना पढ़े लिखे आदमी को कह दो कि हम लोग शैवाल से बने हैं, आपका मुंह नोच लेगा। एक बार हमारे सदन में एक नेता खड़ा होकर के कहा था, चर्चा हो रही थी एक बिल पर, तो विपक्षी दल के एक नेता ने कहा कि सर,
हम लोग चिंपंजी के संतान हैं, हमारे पूर्वज चिंपंजी हुआ करते थे। वो ज्यादा हंसने की बात नहीं थी, वो एकदम जायज कह रहा था। तो एक नेता ने उठ करके खड़ा हुआ और कहा कि तुम्हारे पूर्वज चिंपंजी होंगे, हमारे नहीं है, हम तो राम वाले के वंशज हैं, तुम्हारा वाला चिंपंजी होगा। उस नेता को यह पता नहीं था कि सर चिंपंजी तो बहुत बाद की प्रोसेस थी, हम शैवाल से विकसित रूप है, हम शैवाल से यात्रा करके इंसान पर बने हुए हैं। और आगे आने वाले समय में याद रखिएगा कि आज पूरा विश्व पर मानव राज कर रहा है ना, मानव युग है, इसको क्या कहते हैं, मानव युग है। वर्तमान समय का एज मानव एज है, मैन एज है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मानव को समाप्त करके फिर दूसरे प्रजातियों की पूरे विश्व पर बहुलता होगी और उसका एज होगा। क्योंकि हमने इतिहास देखा है कि डायनासोर का एज हुआ करता था और डायनासोर पूरे दुनिया में फैले थे। पटना में पता चला केवल डायनासोर डायनासोर पटा हुआ है। डायनासोर भी समाप्त हुआ कि नहीं, समाप्त हुए। सुनो, इंसान भी मेरे भाई समाप्त होगा और आगे आने वाला एज, अब बहुत लोग भविष्यवाणी किया है कि एलियन एज होगा। अब क्या होगा इस पर अभी विज्ञान मुख्य है, छोड़िए। ये रासायनिक क्रिया का परिणाम है, जीव उत्पत्ति। पूछिए। किसका? हाँ भाई छोड़ो। अगर अब मैं अध्यात्म से आपको नहीं जोड़ा कि धर्म पर भी चल करके अगर इन चीजों को सीखोगे ना, ए भाई सुनो, तो धर्म भी इसके बहुत नजदीक से गुजरा है, धर्म भी इसके बहुत दूर से नहीं गुजरा है। कारण क्या है कि धर्म में भी सिखाया गया है कि भगवान का पहला अवतार कौन सा अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार हुआ था। मतलब जीवन की पहली उत्पत्ति कहां हो रही है, पानी में। यदि डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज को पढ़ो तो डार्विन ने भी ये तर्क दिया कि जीवन की पहली उत्पत्ति कहां हुई, जल में हुई, जो हमने आपको बता दिया कि केमिकल रिएक्शन से हुई। धर्म ने भी उसी बात को समझाया है। लेकिन धर्म तो कोई भी धर्म वाला, मैं बंद के बोलता हूं यूट्यूब पर, नहीं तो कल ही आग लग जाएगा, कोई भी धर्म वाला पढ़ के धर्म सीखता नहीं है, वो सुन के धर्म सीखता है। सुन के सीखता है कि दादी ने क्या कहा, मम्मी ने क्या कहा, उसके बाद पंडित जी, पुरोहित, मौलवी साहब सब क्या कह रहे थे, तो मौलवी साहब कह रहे थे वो सही, जो आपके पुस्तकों में वर्णित है वो गलत, ये बातें ठीक नहीं है। इसलिए डार्विन ने भी अपने पुस्तक में लिखा कि सर पहला जलीय जीव बने थे, पहला जीव जल में बना था, जबकि दूसरा उभयचर प्रकार के जीव बने, दूसरा उभयचर प्रकार का जीव बना। धर्म ने भी बताया है कि भगवान ने दूसरा अवतार कौन सा, वराह अवतार लिया है। दूसरा अवतार कौन सा है, वराह अवतार है। देखो तो कच्छप अवतार, दूसरा कौन सा है, कच्छप अवतार। कछुआ का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसका जो मतलब आवरण है वो बहुत कठोर है, जिस पर बाहरी प्रभावों का बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होता है, बचे रहते हैं वो। यही चीजें तो है कि उभयचर कुछ देर के लिए बाहर निकले, जब ज्यादा दिक्कत हुआ फिर जल में चले गए। फिर यहां से एक यात्रा शुरू हुई और मानव तो सच में इसकी शुरुआत हुआ है बंदर महाकपि कपि प्रजाति से। वह कपि जो अफ्रीका के जंगलों में होता था। हम लोगों के पूर्वज सच में अफ्रीका है, इसलिए अफ्रीका को मातृ देश कहा जाता है, पता है कि नहीं आपको। अफ्रीका महाद्वीप को मातृ महाद्वीप कहा जाता है। उसके कारण क्या है कि पूरे विश्व में जितने भी ये सब महाद्वीपों का निर्माण हुआ,
सब अफ्रीका से टूटने से हुआ है। अफ्रीका में ही केंद्र था डरबन का, पेंजिया का। अभी भी जो है वहां से जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया और इथोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका टूटने के कगार पर हैं। उसमें फॉल्ट जेनरेट हो रहा है और हो सकता है टूट जाए। तो मातृ महाद्वीप जो है उसे कहा जाता है। वहां से जीवन का विकास भी हुआ है, क्योंकि वहीं से, अब देखो कितना बड़ा खतरा होता अगर कह दे कि देखो हनुमान जी अफ्रीका में ओरिजिन हुए थे, कल हमको ढूंढ लेगा सब बजरंग दल वाला। ढूंढ लेगा कि नहीं ढूंढ लेगा? कल ही ढूंढ लेगा कि भाई आप कहाँ हो, आप सीधे हनुमान जी पर उंगली उठा दिए, वो तो भारत के थे, भारत के हैं, भारत में रहेंगे। जबकि आपने नाम सुना होगा, अब थोड़ा सा मैं इतिहास वाले को कवर करूंगा यहाँ से 1 मिनट के लिए। रामापिथेकस, आपने नाम सुना होगा, रामापिथेकस। रामापिथेकस, रामापिथेकस क्या थे? ये मानव और कपि का संयुक्त गुण था रामापिथेकस, संयुक्त वाले थे रामापिथेकस। इसी को तो धर्म ने भी सिखा दिया है। जब देखो राम और हनुमान की वार्तालाप चल रही है तो हनुमान में आपको रामापिथेकस वाला सब कुछ दिखेगा, लेकिन मानव गुण भी है कि चेतना भी है, शक्ति भी है, अब उसके उपयोग की विधि भी उनको पता है। मानव गुण है, पूछे चलने का स्टाइल है, एक कपी टाइप का है, तो रामापिथेकस क्यों ना कह दिया जाए। एक समय के बाद डिवीजन हुआ 2 भागों में। एक भाग महाकपि बन गए। महाकपि कौन से भाग हैं? जो जंगलों में वास करने लगे, जंगल में वास करने लगे, जो जंगलों में रहने लगे। सुनो, जंगल में रहने लगे। जैसे ही जंगल में रहना ये शुरू किया इन लोगों ने, तो कोई भी जीव जब जंगल में रहेगा तो उसका ये चारों का विकास होगा, क्योंकि पता चला कि एक डाली से दूसरे डाली पर जाना है तो इसी से न पकड़ेगा। तो सब एक जैसे विकसित हुए चारों। जबकि दूसरा समूह ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये घास के मैदानों में पहुंच गए, घास के मैदान में पहुंच गए। और जैसे घास के मैदान में ये पहुंचे तो ये बैठ रहे हैं जमीन पर, चल रहे हैं जमीन पर, अपना भोजन ढूंढते हैं जमीन पर। तो बैठने से पीछे वाला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हटेगा, क्योंकि घिसते 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 खत्म हो जाएगा। और चलने की जहां तक बात थी, तो ये फिर ज्यादा एक्टिव होने लगा, पीछे वाला ज्यादा एक्टिव होने लगा, ये कमजोर पड़ने लगेगा। जो काम करता है ताकतवर वही है, जिसको काम करता है ताकतवर वही है, शक्तियां उसी में होती है। शहर के चिप्स बॉय को 5 मंजिल पर दौड़ा दो, ऊपर उसको दूसरा किसी को पानी पिलाना पड़ेगा। और गांव का लेबर 5 मंजिल पर दिन भर में 100 बार ईंटा लेके चढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टक 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 घर जाता है। ताकत उसी में निहित है ना। यही घटनाएं तो घटी कि इन लोगों ने पैर से जब आगे लगा काम करने तो ये ज्यादा विकसित हो गए और ये कम विकसित हुआ। यही कारण है कि पैर ज्यादा ताकतवर हो गया हाथ से। और आगे आओगे तो इरेक्टस काल में, इरेक्टस काल में मानव खड़ा होना शुरू किया था पहली बार। अब यहां से चलेंगे तो हाईजेक हो जाएगा, इसलिए हाईजेक नहीं करेंगे किसी के सब्जेक्ट को। हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। सब्जेक्ट किसी का हाईजेक हो जाएगा, उनकी भावनाएं आहत हो जाएगी। हाँ सुनो, अब ये इरेक्टस काल में मानव, अब यहां से कोर कोर इतिहास हो जाएगा। अब हमसे क्या सुनोगे? पहली बार खड़ा होना शुरू किया था, पहली बार खड़ा होना शुरू किया था। जैसे ही अब मानव खड़ा होना शुरू करेगा ना, तो हाथ फरकते रहता है। देखना, जिसको कोई काम नहीं है ना, वो फरकते रहेगा, बिना काम का निकम्मा हो जाता है। अब वो लगता है इसको कुछ कुछ करने, लनफन करने। अब इसी को एक बार पत्थर लड़ा रहा था,
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये तथ्य दिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग किसके अधीन काम करता है? ये भारत का पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग किसके अधीन काम करता है? भारत का पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग किसके अधीन काम करता है? ये कल्चरल डिपार्टमेंट या कल्चरल मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। वही सब जो सर्वे करता है उसी सर्वे को वैलिड माना जाता है, बाकी किसी सर्वे को हम वैलिड नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रजाति के लोगों ने खेलना शुरू किया पत्थर से टकरा करके, और पत्थरों के टकराहट के बाद जो चिंगारियां निकली उस चिंगारियों ने आग का आविष्कार कर दिया। लेकिन आग के आविष्कार से ज्यादा ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन था आग का उपयोग, आग का उपयोग। तो जैसे ही आग का उपयोग होना शुरू हुआ, मानो एक अलग यात्रा लेके निकला। अब आपसे सॉरी, हमको इस दुनिया से निकाल दो कि मैं आ जाऊं। कश्मीर वाला, कश्मीर कश्मीर, ठीक है। हाँ, टॉपिक चेंज करते हैं। आपको तो मजा आ रहा होगा, लेकिन अपनी चीजों पर रहने दो। है, लिखना तो था ही, यहां तक तो लिखने हैं ना। कहाँ थे हम लोग भाई? जीवों की उत्पत्ति हो गई है, जीवों की उत्पत्ति हो गई। हमने इस दुनिया में जीव बना दिए, हमने इस दुनिया में जीव बना दिए। देखो, वायुमंडल का जो फॉर्म हुआ वो 3 पार्ट में फॉर्म हुआ है। वायुमंडल का फॉर्म कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। फर्स्ट एटमॉस्फेयर, पहला वायुमंडल, प्रथम वायुमंडल, फर्स्ट एटमॉस्फेयर, प्रथम वायुमंडल, फर्स्ट एटमॉस्फेयर, प्रथम वायुमंडल। तो जो पहला वायुमंडल था वह हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन का बना था। पहला वायुमंडल था, किसका बना था? दिक्कत है? हाँ, दिक्कत हो तो बताना। प्रथम जो वायुमंडल था वह बना सर हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन से। हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन से बना था। हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन से बना था। यह कब से कब तक का फॉर्म हुआ है? 3.8 बिलियन ईयर एगो से लेकर के 3.1 बिलियन ईयर एगो तक ये हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन से इसका फॉर्म हुआ है। फिर दूसरा जो वायुमंडल बना वह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्रमुख वायुमंडल था। वहीं से 8 बिलियन ईयर पहले से लेकर के दूसरा वायुमंडल, जो दूसरा वायुमंडल बना, यह दूसरा वायुमंडल कब से कब तक बन रहा है? 3.1 से लेकर के और 2.1 बिलियन ईयर एगो तक बना है। जबकि तीसरा वायुमंडल वर्तमान का है, तीसरा वायुमंडल वर्तमान का है। ये जो तीसरा वायुमंडल है, अरे नाइट्रोजन वगैरह थे, उसको इतना अंदर मत जाइए। नाइट्रोजन था, कार्बन था। नाइट्रोजन एक फिलर गैस है और वो फिलर गैस का इसी समय ज्यादा प्रभाव बढ़ा था। तीसरा वायुमंडल में कौन सा गैस प्रधान गैस है? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा क्या है आज? ये कौन आदमी है भाई? नाइट्रोजन। दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। एक लाइन नोट में लिखना कि सर ऑक्सीजन सबसे नवीन गैस है, ऑक्सीजन सबसे नवीन गैस है। सबसे नया गैस इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है जिसका निर्माण 500 मिलियन वर्ष पहले हुआ, बस 500 मिलियन ईयर्स एगो हुआ है। और 500 मिलियन वर्ष पहले इसका वृद्धि कैसे हुई है? तो प्रकाश संश्लेषण से। ये कैसे बढ़ा? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से बढ़ा है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बढ़ता चला गया। जी हाँ, 500 मिलियन वर्ष पहले।
500 मिलियन वर्ष पहले। जी हाँ हाँ, 3 पार्ट में, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ठीक है। और ये 2.1 बिलियन ईयर से लेकर के वर्तमान समय का है। आए? 3 स्टेज में हमारा एटमॉस्फेयर बना है। ये फॉर्मेशन के आधार पर, निर्माण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हमने 3 पार्ट में इसका डिवीजन किया है। दिक्कत है? ठीक है। 2.1 बिलियन ईयर एगो से लेकर के और आज तक का। ठीक है। जैसे हम यहां छोड़े वहां से पकड़ लीजिए। सोचना है, थिंक करना है। जब तक थिंक नहीं करोगे कैसे काम चलेगा? तुम ही लोग बताओ तो मेरे भाई। कुछ आदमी थिंकिंग के नाम पर सोने लगता है, बौद्धिक जुगाड़ी। क्या करें आप? रख दीजिए। थिंकिंग करना है, नहीं करोगे, सोचोगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और मैं तो सोचवाने पर जोर देता हूं कि आपको सोचना ही पड़ेगा। नहीं सोच पा रहे हो तो ठीक नहीं है, सोचना ही पड़ेगा। यहां एक घटना और घटित हो रही है, बोर्ड पर देखिए। संरचना है क्या? 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, 21%, ये 20.95% एग्जैक्ट है, लेकिन 21% क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है 21%, ऑक्सीजन है 21%, ऑक्सीजन है। यहाँ 1% जो है अन्य गैस है, 1% अन्य गैस है, 1% अन्य गैस है, 1% अन्य गैस है। देखे थे? 1% अन्य गैस है। आए? आ रहे हैं ना आर्गन पर? उसी 1% में ना आर्गन आएगा, 0.93%। आगे बढ़े? नो सर। हाँ, ये नहीं बोलना है ना, ये नहीं बोलना है ना, इरिटेट हो जाएंगे ना ऐसे बोलिएगा तो। आपको अनुमति नहीं देना है ना। पता चला इसमें से 20 आदमी चिल्लाने लगेगा, सर आगे बढ़ जाइए, सर रुक जाइए, सर आगे बढ़ जाइए, रुक जाइए, तब तक खतरा हो जाएगा ना। हाँ तो सबको हो जाने दीजिए, हम देख रहे हैं ना सबको। चलिए सुनो आगे। नाइट्रोजन को क्या कहोगे? ए नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। सुन लो, एक फीलर गैस है जिसको भरा जा सकता है, एक फिलर गैस है। दूसरा, जैसे ही हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ध्रुवों की ओर बढ़ने के साथ साथ नाइट्रोजन के मात्रा में वृद्धि होने लगता है। सबको याद रखना है कि ध्रुवों की ओर जाने पर नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होने लगता है, नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होने लगता है। अब आपको एक चीज पढ़ना है यहां पर, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, सल्फर चक्र। कोई दिक्कत? ये जो साइकिल्स हैं, ये साइकिल कैसे फॉर्म कर रहे हैं? कभी सोचा आपने? सुना है ना गांव में, हित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ही बना शरीरा। हमारे शरीर में भी सब है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, सब है कि नहीं है? इधर जहां से ये आया है वहीं पर चला जाएगा। ये माटी के दहिया मिट्टिए में मिल जाई। अरे कितने ज्ञाता थे वो जो गा के गए, लेकिन उन्हीं को पता नहीं है कि हम कितनी साइंटिफिक बातों को कह रहे हैं। है कि नहीं है? अरे क्या बात है। भोजपुरी के
हाँ, भिखारी ठाकुर की उपमाएं दे सकते हैं उसको। बहुत अच्छी बात। सुनो, दूसरी बात है, इसकी मात्रा ध्रुवों की ओर बढ़ती है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, जो क्वेश्चन हिला के रख देगा कि नाइट्रोजन, सुनो, नाइट्रोजन गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, यह अक्रिय गैस है। दूसरा, इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। तीसरा, यह ध्रुवों की ओर बढ़ने पर कम होती है। और चौथा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तीसरा वाला है कि नहीं है? लेकिन कितने बच्चे इसको बना पाएंगे? आप कभी सर्वे करके देखो, और बाद में चिल्लाएंगे कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन तुम पढ़ रहे हो, तुम वैसे जनरेशन के लोग हो कि कंपटीशन में जन्म ही तुम्हारा लूसेंट लेके हुआ है। आज चले हो बीपीएससी को नापने, न पाएगा? कभी नहीं न पाएगा। 30 को क्वेश्चन में पकड़ाएगा। हम तो एकदम, मेरा भाषा जो है पूरा लूसेंट रट के जाओ, 30 को 35 को क्वेश्चन में पकड़ाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन उड़ जाएगा, क्योंकि ये जो मैं बोला हूं परफेक्ट क्वेश्चन इसी टाइप के बनाते हैं। जीवों की उत्पत्ति कैसे हो गई? रासायनिक क्रिया से, यौगिक क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इतना लिखा है उसमें, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ाइए। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। कब फॉर्म हुआ है इसका? 600 मिलियन वर्ष से पहले। ये बना कब है? 600 मिलियन ईयर पूर्व में, एगो में। सबसे नवीन गैस है, सबसे नवीन गैस है। जी हाँ, सबसे नवीन गैस है मेरे भाई, सबसे नवीन गैस है ऑक्सीजन। जी हाँ, सबसे नवीन गैस है। मात्रा 21% है। नाइट्रोजन तो हो ही गया ना? नाइट्रोजन तो हमने आपको समझा दिया मेरे दोस्त। ए नाइट्रोजन, इसमें क्या बढ़ना है कि सर ये फिलर गैस है, फिलर है। यह अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। इसकी मात्रा सर्वाधिक है, मात्रा सर्वाधिक है। और नेक्स्ट इसमें लिखना था कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर मात्रा बढ़ती है, मात्रा बढ़ती है। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसकी मात्रा बढ़ती है। क्या दिक्कत है? हाँ, 600, पहले भी 600 बताए होंगे। अच्छा, 500 बताए हैं, उसको 600 बना लीजिएगा। 600 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है। आर्गन लिखो, आर्गन पर। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सब पर दो दो शब्द लिखवा दे रहा हूं, जिससे आपका क्वेश्चन मंगल छोड़ करके अगर बृहस्पति पर भी फॉर्म किया जाए तो भी क्वेश्चन नहीं छूटे, क्योंकि हम सबको सबको नाप दे रहे हैं। बहुत है। 100% कॉपी से रहेगा, डंके के चोट पर कॉपी से रहेगा। न भूतो न भविष्यति, ये कह रहा है कॉपी से आएगा। ये मजाक चलता है जी। 1 घंटा पढ़ा दे अगर मन से तो एक क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। 1 घंटा पढ़ा दे तो, कल रात में भी पढ़ाए 2 घंटा 3 घंटा देना परीक्षा, उसमें से कम 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में फंस जाएगा। ये कौन बात हो गया? तो ठीक है, तो मैं भी जो पढ़ाता हूं मोदी जी वाला गारंटी है। चलो, हटाओ हटाओ। हाँ, जो भक्त होगा वो तो समझ रहा है कि पक्का गारंटी मिला, और विपक्ष वाले सोच रहे होंगे कि नहीं, लगता है कि घबराएगा। ऐसा बात नहीं है। मेरी बात सुनो, आगे आओ, आर्गन पर बात करते हैं। आर्गन पर बात करते हैं, आर्गन पर बात करते हैं यार। आर्गन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट गैस है, जिसकी मात्रा कितनी है? 0.93%। इसकी मात्रा कितनी है? 0.93%। ये भी इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। जी हाँ, इनर्ट बोल रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है। अक्रिय गैस है, यह भी अक्रिय गैस है। आप लोग से तो सीधे पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा गैस अक्रिय गैस है, कौन अक्रिय गैस नहीं है, इन नामों में पूछ देगा। इसके अंदर घुसाएगा तब तो और चिल्लाने लगेगा। यह अक्रिय गैस है। इसका उपयोग कहां करते हैं?
ट्यूबलाइट और बल्ब में होता है। गैस बल्ब में डाला गया रहता है, इसका उपयोग ट्यूबलाइट और बल्ब में होता है। जी हाँ, और ट्यूबलाइट में